अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद और बात करते हैं कुछ मुल्क की सूरत हाल की और अपोजिशन जमात पीटीआई के मामला जो है वो हम ये देख रहे हैं कि मजीद बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं वक्त गुजरने के साथ साथ। दो इंटरव्यूज अहम सामने आए हैं जिसमें सबसे पहला इंटरव्यू है जुनैद अकबर का जो कि केपीके की सदारत कर रहे हैं और तहरीक चलाने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जिन्होंने जिस इंटरव्यू में उन्होंने खुल के इंकशाफ किया है कि उनके अली अमीन गंडापुर के साथ जो है वो इख्तलाफात हैं। दूसरा इंटरव्यू सामने आया है नियाज उल्ला न्याजी का और ये वही नियाज उल्ला न्याजी हैं कि जिन्हें जो है वो सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, उन्होंने 4 मार्च 2025 को यानी इसी साल जो है उन्हें इमरान खान का तर्जुमान मुंतखब किया था, जिसमें उन्होंने अहम इंकशाफ किया है कि माइनस इमरान खान कोई बाहर से बातें नहीं हो रही बल्कि माइनस इमरान खान की कोशिशें जो है वो पार्टी के अपने अंदर से हो रही हैं और ये इख्तलाफात जो है वो पार्टी को ले डूबेंगे। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। इनकी जो अहमियत है वो स्पोक पर्सन इमरान खान का या बानी पीटीआई का होने के हवाले से इंतहाई अहम है। पहले ही अलीमा खान का ने जो बयानात दी हैं अली अमीन गंडापुर के लिए वो बहुत ही ज्यादा तशवीश का बाइस है तमाम पार्टी की, ना सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए बल्कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी। और आज जो है स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने 26 अरकान जो कि अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने मरियम नवाज यानी वज़ीर आला की तकरीर के दौरान शोर शराबा किया और शदीद किस्म का एहतजाज किया। अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि हम इन्हें आर्टिकल 63 और 62 के तहत भी जो है वो नाअहल कर सकते हैं। आर्टिकल 148 का भी इसमें हवाला दिया गया। अभी प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे अली बुखारी साहब, उनसे हम जरा कानूनी ये जो उन्होंने हवाले दिए हैं आर्टिकल्स के और कानून या आईन इस मामले में क्या कहता है, क्या इनकी मुअत्तली हो सकती है या नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिर से जंग के खदशात, जैसे कि हाजा आसिफ का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि फिर से जंग हो सकती है। भारत अभी भी अपने ऊंचे हथकंडों से बाज नहीं आया है, मगर ये सब होगा ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफात की बात हो रही है और एक दूसरे पे बयानबाजी की बात हो रही है, तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानूनदान अली बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और आज बहुत दिन बाद जो है वो फर्स्ट वर्किंग डे है और उसके साथ साथ हमने देखा है खबरें भी खासी गर्मा गर्म है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं दो इंटरव्यूज की। मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही थी कि एक नियाज उल्ला न्याजी का इंटरव्यू दिया है उन्होंने, एक सीनियर रिपोर्टर है असद मलिक को, जिसमें उन्होंने ये कहा है उन्होंने कहा है कि माइनस इमरान खान की बातें जो है वो हमारे अपने ही अंदर से हो रही है और पार्टी में शदीद इख्तलाफात हैं जिससे पार्टी का वर्कर और पार्टी को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा इंटरव्यू जुनैद अकबर ने दिया है एक पॉडकास्ट में और उन्होंने ये बात कही है कि मेरे अली अमीन गंडापुर से जो ताल्लुकात है वो बेहतर नहीं है, मगर उन्होंने एक ही सवाल भी किया है पार्टी की क़यादत से कि पार्टी की जो क़यादत है उसे ये चाहिए कि वो हम दोनों को बिठाकर जो है वो तमाम तर इख्तिलाफात दूर करे, ताकि जाहिर है कि इस इख्तिलाफात का जो फायदा है वो आपके मुखालफीन को हो रहा है। बुखारी साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद। बहुत शुक्रिया बेनज़ीर आपका। देखिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊं। नंबर वन, आपने बात की नियाज़ुल्लाह खान न्याजी साहब का, तो उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेटमेंट दिया है वो तो उसको खुद ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। ऑन द अदर हैंड, जो आपने जुनैद भाई की और अली अमीन भाई की जो आपने बात की दोनों की, देखिए हमारे दोनों पार्टी के एक एसेट्स हैं और एक बहुत सीनियर पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। एक जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, दूसरे जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं। और वन थिंग वेरी क्लियरली आपको बता रहा हूँ
कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी इमरान खान साहब ने टिकट दिया प्रोविंशियल असेंबली का, केपी असेंबली का, और जुनेद खान साहब को भी नेशनल असेंबली का टिकट जो है वो इमरान खान साहब ने दिया। सो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि दोनों का लीडर जो है वो इमरान खान है। दोनों को जो ओहदा मिले हुए हैं, जो सूबाई आपके सीएम है वो भी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को बनाया हुआ है, और जो जुनेद अकबर साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड बनाया हुआ है वो भी इमरान खान साहब ने बनाया हुआ है। जो जुनेद अकबर खान साहब को जो है वो उन्होंने दूसरी जिम्मेदारी दी जो पहले अली अमीन साहब के पास थी सूबाई सदर की, वो उनको दी बिकॉज के सीएम के ऊपर एक्स्ट्रा वजन है। मैं खुद उस दिन अडयाला जेल में था जिस दिन ये चीज डिसाइड हुई। सो बात यह है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि दोनों के लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं। हाँ, जाती इख्तलाफात हो सकते हैं, पर्सनैलिटीज क्लैशेस हो सकते हैं। आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े दरीना और बड़े सीनियर उनके सियासतदान, उनके पार्टी वर्कर, उनके पार्टी मेन लीडरशिप में चौधरी निसार साहब 7-8 साल से नाराज बैठे हुए थे। उनको मनाने के लिए जो है वो नवाज शरीफ साहब, उनके शहबाज शरीफ साहब सॉरी, उनके घर में गए, और जिस सीट से वो हारे वहां से राजा कमरुज़्ज़मान साहब जो हैं उनको जैसे कैसे भी जिताया गया, लेकिन वो जीते हुए एमएनए हैं नून के। उनको नेक्स्ट डे मरियम नवाज साहिबा ने लाहौर बनाया और वो जाके उनको मिल गए। सो बात यह है कि ये चीजें चलती रहती हैं। बड़ी पार्टीज के अंदर बड़े मामलात होते हैं, ये बहुत छोटी चीजें हैं, माइन्यूट सी चीजें हैं, ये कोई लंबा वो भी नहीं है इसके ऊपर कोई इसको लेके हम जो है पूरे प्रोग्राम्स कर लें। रीजन बीइंग इसके अलावा और बड़े मसाइल हैं, और ये एक सेकंड की बात है। जिस दिन इमरान खान साहब से मुलाकातें खुली, इमरान खान साहब ने वहां जो कुछ कह दिया वो इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और ना ही मैं इसको कोई बड़ी बात समझता हूँ। लेकिन ये बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि ये बात बहुत लंबी खिंच गई है जब से पब्लिक अकाउंट कमेटी की उन्हें जिम्मेदारियां दी गई, और उसके बाद भी हम वक्तन वक्तन देखते गए। आपने ठीक कहा, पार्टीज में ऐसी बात, पॉलिटिकल पार्टीज में, सियासी जमातों में, और फिर भी बड़ी सियासी जमातों में ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें माजी में भी नजर आ रही हैं, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज की। लेकिन इस तमाम तर चीजों में आपकी वो जो एहतजाजी तहरीक है वो मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। एक पूरा सूबा जो है वो मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें आपकी हुकूमत है, और आपका वर्कर मुतासिर होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बेनजीर, मैं ना इसको किसी तरह मुतासर होता हुआ देख नहीं रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि पहले आपको एक चीज का जवाब दे दूं कि आपने अभी रिसेंट पास्ट की बात की, मैं तो हाल की बात आपको मैंने बता दी जो अभी शहबाज शरीफ साहब गए थे चौधरी निसार साहब के पास। और इसके हट के बता देता हूँ कि सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी, याद सादिक साहब जो स्पीकर है उनके बारे में, और उन्होंने जो लेटर लिखा वो अपनी तनख्वाहों के ऊपर, मतलब ये कंट्रोवर्सी चलती रहती है बड़ी पार्टीज में, कोई ऐसा इशू नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये चीजें अच्छी होती हैं कि इससे एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन जीत के पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मेरे मुखालफिन कोई पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं तो वो मेरी इस्लाह कर रहे हैं, दैट इज गुड। इसको अच्छी सूरत में लेके जाना चाहिए, ना कि इसको क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म हो। इसको मैं कहता हूं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट हो। हाँ, जहां पर्सनैलिटी क्लैशेस आ जाए ना बेनजीर, उसका तो कोई दुनिया में इलाज नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसी पर्सनैलिटी क्लैशेस वाली चीज कोई नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को अल्लाह जिंदगी से दे, वो मौजूद हैं, वो पार्टी के हेड हैं, वो पार्टी के जो हैं सारे हम लोग जो बैठे हूँ, मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, उन्हीं का टिकट होल्डर हूँ। जुनेद खान साहब भी उन्हीं के टिकट होल्डर हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी उन्हीं के टिकट होल्डर हैं। सो हम सारों के जो बुनियाद है वो एक ही है और आइडियोलॉजी एक ही है। अब देखें, जो दूसरी बात आपने कही कि इससे एहतजाज मुतासर हो सकता है, नहीं, मैं कहता हूँ ये भी ज्यादा अच्छी बात है कि आपको जो है वो पता लग जाता है कि आपके जो 2-3 विंग्स चल रहे हैं उनमें किसमें ज्यादा जोर है। जुनेद खान साहब जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लीड कर रहे हैं, वो पार्टी के सारे मामलात जो है सूबाई मामलात भी उनके अंडर हैं। इसी तरह जो सीएम साहब हैं उनके पास एग्जेक्टिव पावर्स है, वो एग्जेक्टिव पार्टी को हेड कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, दोनों अलग-अलग ग्रुप्स की सूरत में आ जाए। मकसद तो एक है ना, एहतजाज करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, खान साहब को बाहर लेके आना है, जो ज्यादती हुई है उनका ज़ला करना है, जो बेगुनाह लोग जेलों में हैं उनको निकालना है, पोलिटिकली गुफ्त शनीद के मौके भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो ये तो कोई मैं समझता हूँ बुरी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है कि आप अगर एक डीआई खान में होल्ड ज्यादा है, पेशावर में होल्ड ज्यादा है, दूसरे का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और सूबे के किसी और प्रोविंस में हजारा बेल्ट में होल्ड ज्यादा है, तो ये दोनों क्लब होकर निकलेंगे तो इट इज मच मोर बेटर। और वैसे आपको एक चीज बताऊं, केपी के अंदर खाली 2 पर्सनैलिटीज नहीं है, केपी में हमारे बड़े तगड़े लोग मौजूद हैं। केपी में हमारे सीएम मौजूद हैं, जुनेद अकबर खान साहब मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब केपी से मौजूद हैं, बैरिस्टर गौर खुद केपी के अंदर मौजूद हैं, असद कैसर साहब साबका स्पीकर असेंबली जो है वो मौजूद हैं केपी के अंदर। तो ये तो आप भूल जाए ना कि जी 2 बंदों के होने से डिवीजन या नहीं डिवीजन होगी। जब कलेक्टिव जोर लगता है तो ये सारे बहुत तगड़े लोग हैं
और केपी के अंदर मौजूद है, केपी के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। सो ऐसी चीज नहीं है कि आप समझें कि जी एक साइड से एक आ जाएगा, एक साइड से दूसरा आ जाएगा तो उससे प्रॉब्लम आएगी। आजम स्वाति यहाँ वहाँ पर मौजूद है, बाबर स्वाति वहाँ पर मौजूद है। इससे हट के अगर मैं आ जाऊँ तो आपको और मतलब I'll give you a lot of names जो कि बहुत तगड़े लोग हैं जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियां जीतते आए हैं, जीत रहे हैं, लेकिन पीटीआई के साथ और पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। इन इख्तिलाफात में हम एक शॉर्ट कमेंट कर दीजिएगा कि हलीमा खान साहब के रोल को आप इन सारे इख्तिलाफात में कहाँ देख रहे हैं? बज़ाहिर तो वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नजर आ रही है अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट। देखिए जी, वो अली अमीन गंडापुर के अगेंस्ट वाली बात तो मैं नहीं मानता हूँ। खैर वो अदरवाइज वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे मौजूद है क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहन है और वो सफर कर रही है। वो एक पॉलिटिकल खातून नहीं है, इसके बावजूद उनका भांजा जेल में है, 10 साल की सजा, उनका भाई जेल में, उनका भाई बात की है पता कलामी की माजरत चाहती हूँ, मगर उन्होंने माइनस इमरान खान की बात की है हलीमा खान। देखिए मैं तो इसी में मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो हमारी बड़ी हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब की बहन है, वो 70 साल उनकी एज है, वो सफर कर रही है, उनका भांजा जेल में, उनका भाई जेल में, उनका भाभी जेल में, उनका सारी फैमिली जो है वो सुबह लाहौर होती है, शाम को इस्लामाबाद होती है, एक दिन पिंडी बेल लगी होती है उनकी। नॉन पोलिटिकल खातून है ना वो। देखें 3.5 सालों में उनका पॉलिटिक्स में जो हुकूमत में हमारी रही और पिछले 27 साल जो इमरान खान साहब रहे सारा स्ट्रगल की 28 सालों में उन्होंने प्रैक्टिकली जो है वो पॉलिटिकली उस में इन्वॉल्व नहीं थी। अब बात यह है कि वो अपने भाई को ही मिलने आती हैं, वो भी लुक आफ्टर कर रही हैं, सारा उनके केसेस भी लुक आफ्टर कर रही हैं, वो क्लास से भी मीटिंग्स कर रही हैं, पॉलिटिकल लोगों से भी मीटिंग्स कर रही हैं, खुद भी बेचारियों के ऊपर इतने एफआईआर हैं, अपनी बेलें भी भुगत रही हैं। सो इस सारी चीजों के ऊपर उनकी स्टेटमेंट जो आती है डेफिनेटली हमारे लिए काबिल इज्जत है और काबिल एहतराम है और वो वर्थ रखती हैं, ऐसी बात तो है ही नहीं। सो ये नहीं हो सकता कि वो कोई इंडिपेंडेंट आ रही है अली अमीन के खिलाफ और अली अमीन उनके, नहीं ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब भी देखा, चाहे हाईकोर्ट में हुए या किसी भी खान साहब के मिलने के लिए जेल के बाहर खड़े हुए या किसी प्रेस क्लब में हुए, प्रेस टॉक हुए, तो वहां पर अली अमीन हमेशा उनको इज्जत देते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं। सो ये चीज कम से कम मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मैंने जब भी देखा तो इनको खड़े हुए देखा एक दूसरे के साथ। और जो आपा ने जो बात की, अलीमा आपा ने, अली अमीन भी वही बात करते हैं, सिर्फ तरीकाकार अपना अपना है, इसमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई मुझे। चलें, आपका कहा खुदा करे कि सही साबित हो और आपके वर्कर्स को भी ये बात समझ में आ जाए। अब हम प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 26 अरकान की मुअत्तली का मामला आज स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आप एक माहिर कानूनदान भी हैं कि उन्होंने कहा कि जब एक वजीर आजम को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो क्या जो है वो 26 अरकान को नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ऐवान का माहौल खराब किया और उन पे आर्टिकल 62-63 की बात की उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 148 के जरिए भी इनको जो है वो हटा सकता हूँ। तो क्या इतना सख्त रद्द अमल एक तकरीर के दौरान? हम हमेशा देखते हैं कि ऑपोजिशन जब भी तकरीर करती है, जब भी बजट आता है, पूरी दुनिया में हमने ये देखा है और ये रिवायत है कि हमेशा ऑपोजिशन शोर शराबा करती है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने बेनज़ीर, और मुझे सच्ची बात है इस अपने स्पीकर जो हमारे पंजाब के बैठे हुए हैं, देखिए स्पीकर की जो सीट होती है ना वो बड़ी ही ज़्यादा एहतराम वाली सीट होती है। और मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये जो मलिक साहब ने किया है ये बहुत ही उन्होंने ब्लो दी बेल्ट जाके काम किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ। देखें वो स्पीकर है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, मैं उनसे ये पूछने का हक तो रखता हूँ ना भाई, आप अपनी स्पीकर की सीट छोड़ के डिप्टी स्पीकर को बैठा के वहाँ नीचे आके असेंबली में आपने तकरीर कर ली, किसके लिए? कि मरियम बीबी आई हुई है उसको खुश करने के लिए? यार फॉर गॉड से, क्लियोपेट्रा नहीं है क्वीन, कोई जो है वो क्वीन एलिजाबेथ नहीं है, क्वीन विक्टोरिया नहीं है। जब लोग बात करते हैं, अपोजिशन के अंदर आती है, हुकूमत बात करती है, प्राइम मिनिस्टर्स भी आते थे, सीएम भी आते थे, उनके खिलाफ जो है अपोजिशन करती होती है, कोई नई बात नहीं है ये। और मुझे बड़ी हैरत इस बात की हुई कि आपके स्पीकर ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे वो कोई डिक्टेटर है। मतलब इस तरह नहीं होता, इस तरह हाउस चलता है, इस तरह हाउस कभी भी नहीं चलता। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उन्होंने सबको लेके चलना होता है। बेनज़ीर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फारूक अहमद खान लगारी जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। मुस्लिम लीग नून की एक खातून उठी नेशनल असेंबली के अंदर और जाके उन्होंने चूड़ियां मारी थी उतार के हाथ से ना, तो बैंगल्स उन्होंने फेंकी थी फारूक लगारी के ऊपर। जरा वीडियोस देख लीजिएगा, 1993 की असेंबली की बात कर रहा हूँ मैं, जो 1993 to 97 थी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको किसी ने डिसमेंबर कर दिया हो। हर एक ने, आज भी हम बैठ के उनके इस एक्ट को कंडेम जरूर कर रहे हैं। तो अगर वहां पर बैठ के अल्फाज की अदायगी भी नहीं करने देनी यार, आपने फॉर्म 45 को छोड़ के फॉर्म 47 से बढ़ा दिया, 17 सीटों वाले को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, हारी हुई को वजीर आला बना दिया। और यार इतना तो ना करो कि बादशाह शाह से ज्यादा शाह के वफादार बन रहे हो आप, कि बात भी कोई उनके खिलाफ नहीं करेगा, ना ज़ेबा अल्फाज हो या ज़ेबा अल्फाज हो। यार
अगर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं आपके, अगर आपके प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स 26 लोगों को, करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोटें दी हुई हैं, जरा काउंट करके देख लीजिएगा, उन लोगों को आपने उठा के बाहर कर दिया। किस लिए भाई? कि भाई उन्होंने वजीर आला के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए, जो अल्फाज बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के सामने, यही मुस्लिम लीग जिसको ये मलक नवाज साहब आज रिप्रेजेंट करें, इनके अल्फाज आप और मैं प्रोग्राम में भी नहीं ले सकते। लेकिन सारे के सारे आज भी बैठे हुए हैं। और आपने सुन ही लिया होगा कुछ अरसा कबल एक चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं आई थी, उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जाली फतवे भी लिए गए बेनजीर भुट्टो और उनकी वालदा के खिलाफ। बाकी चीजों में मैं नहीं जाता क्योंकि हमें ये कम से कम हमारे वालिदैन ने नहीं सिखाया हुआ कि इस तरह की बात हो। हम तो बात ये करते हैं यार कि आप रिस्पेक्टेबल तरीके से बात करें, रिस्पेक्टेबल तरीके से रहें। आप अगर, मैं यकीन जाने, मैं इस्लामाबाद से जीत के बैठा हूँ, इस्लामाबाद से 50,000 वोट से मैं टिकट होल्डर इस्लामाबाद में बैठा हूँ इमरान खान का, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मैं सीसी का मेंबर हूँ, मैं अपना लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, मैं खान साहब शाह महमूद कुरैशी साहब को हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज तक कभी आपने सुना हो कि यार हमने कभी नाजेबा अल्फाज मेरे मुंह से सुन लिया हो किसी के बारे में भी? नहीं यार, ये बात नहीं है। बात यह है कि जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सूरज के पीछे उंगली को सूरज के पीछे नहीं छुपाया जा सकता। लेकिन ये तो तरीकाकार कहीं भी नहीं है ना कि आप इतने ज्यादा हो। कल मैं ये कोई असेंबली में खड़े होकर मलिक साहब से पूछ रहा था, आप स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, हजूर अनवर ये बता दें, कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे जिन्ना हॉस्पिटल था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होते हैं, वो इसको मरियम नवाज रखने वाला अस्पताल का नाम, वो कैसे हैं? कल वो कहेंगे अच्छा जी ये करेंसी नोट है पाकिस्तान पे, इसमें हटा के तस्वीर कहते थे किनको लगा दें। यार डूब के मर जाना चाहिए बेनजीर। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, सियासत पाकिस्तान के लिए करते हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए करते हैं, जात के लिए नहीं करते यार। मतलब कुछ तरीकाकार भी होता है। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ है। ये मलक नवाज साहब का मैंने आज भी स्पीच सुनी उनकी, मैंने टीवी पे, मैंने उस दिन भी सुनी, उनको तो इस तरह गुस्सा चढ़ा हुआ था जैसे कोई किसी ने कोई बहुत ही ज्यादा गलाजत कर दी है। यार ऐसे नहीं होता। आपसे जो कोई पूछे आप किस तरह रूल्स तोड़ के नीचे आके बैठ गए, क्या आपसे कोई पूछ लेगा तो आप उसको डिसीट कर देंगे, उसको डीमेंबर कर देंगे, उसको 15 सेशंस के लिए बाहर निकाल देंगे? ऐसे नहीं होता। निहायत अदब से गुजारिश है कि इस तरह के तरीकाकार नहीं होते। आप इस तरह का तरीकाकार करके कहते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म जाता है और वो कहता है गुफ्तगू कर लें हमसे। यार ना आपके पास मैंडेट है, ना आप अवाम में जा सकते हैं। मुझे एक मिनिस्टर बता दें इनका, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे एक मिनिस्टर बता दें, फेडरल मिनिस्टर से शुरू कर दें, इस्लामाबाद से स्टार्ट कर दें, मेरी सीट से स्टार्ट कर दें और वहां पंजाब सारे में लेकर चले जाएं आप। मुझे एक बंदा इनका बता दें मिनिस्टर, जो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जो बगैर स्क्वाड के, बगैर गार्ड्स के पब्लिक में जा सकता हो। पब्लिक में जा नहीं सकते ये अकेले, इनकी फैमिलीज पब्लिक में नहीं जा सकती। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। जाके चेक कर लीजिएगा कभी, और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझे बताइएगा। सो ये बड़ा एक छोटा काम किया उन्होंने। मैं उनसे ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करता था। जो आपके असेंबली का स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसके बहुत ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे, ये पार्टी बन रहे हैं। पार्टी बनने से हाउस नहीं चलते हैं। कहीं गुलामी तो चल जाएगी, किसी की बादशाह के आप वो तो हो जाएंगे, प्यादे तो बन जाएंगे, लेकिन हाउस नहीं चलते। लेकिन अब तबसरा करने वाले या इसमें ये बात भी कही जाती है कि ये आप लोग जो इतने ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, हर तरफ से हम देखते हैं कि पीटीआई के ऊपर जो है वो एक सख्त किस्म का वक्त आया हुआ, या हॉट वाटर में पीटीआई, तो उसके जिम्मेदार ये भी कहा जाता है कि खुद पीटीआई है, ना वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं, ना वो हुकूमत के साथ बैठते हैं, कहीं पर भी नहीं आकर बैठते। खैर चले, हम इस बात पे, अब आपने बात करने की, तो क्या मुज़ाकरात की बात अब दोबारा से हो रही है? बैरिस्टर गौहर ने भी ये बात कही है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं हुकूमत से। अब आप मुझे बताइए कि अगर आप दोबारा मुज़ाकरात होते हैं और दोबारा अगर बात की जाती है, बैरिस्टर गौहर तो हमेशा ही एक होम्योपैथिक का किरदार जो है वो अदा करते हुए मुझे नजर आए। उन्होंने हमेशा ये बात कही है कि मुज़ाकरात कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन बाद में साहबजादा हामिद रजा जो कि इस कमेटी के तर्जुमान थे, मुज़ाकराती कमेटी के, जो लास्ट ईयर दिसंबर में बनी थी, और उसमें उन्होंने जाके कहा कि जी कमेटी खत्म हो गई है। तो अब क्या कोई चांस है पीटीआई की जानिब से कि वो हुकूमत के साथ या पार्लियामेंट में मौजूद पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठें और वहां पे बैठ के बातचीत करें? देखिए बेनजीर, पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल गुफ्तगू ही करते हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब बात यह है कि पॉलिटिकल लोग इतने पावरफुल हों कि वो गुफ्तगू करने के काबिल हों और जो चीज कमिट करें उसको एग्जीक्यूट करने के काबिल हों, इंप्लीमेंट करने के काबिल हों, फिर तो ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर नजर आ रहा है इस हुकूमत के तो हले पले है कुछ नहीं। मुझे आप बता दें, क्या आपके किसी डिस्प्यूट में कोई बंदा हल करने के काबिल होगा, आप उसके पास जाएंगे, या वो बंदा अगर किसी से पूछ के हल करेगा तो उसके पास जाएंगे? और वैसे मैं आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैंने तो अभी कुछ दिनों कबल अमेरिका में देखा, हमारे चीफ के साथ भी प्रेसिडेंट साहब ने मुलाकात की, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने मुलाकात की, तो मेरे अंदर तो ये क्वेश्चन आया कि भाई आपका वज़ीर आज़म सदर किधर है? अगर ये तो वर्थलेस है। सो जो ताकतवर इदारे हैं, जो
ताकतवर लोग हैं, ताकतवर मुल्क भी उन्हीं से बात करते हैं, और हमारी भी कोई इसमें गलत सोच तो है कोई नहीं कि यार जो आपको रिलीफ दे सकते हैं, जो आपसे रिलीफ ले सकते हैं, जिनके साथ बैठे हो सकती है, उन्हीं से बात होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, बात करें, अगर तो वो एग्जीक्यूट करा सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं करा सकते तो फिर उनके साथ बैठ के टाइम वेस्ट करने का मकसद कोई नहीं। बुखारी साहब, बस टाइम बहुत थोड़ा सा, उसके बाद में आपको जो है वो आपका शुक्रिया अदा करूंगी। लेकिन अभी आपने कहा ताकतवर लोगों से जो है वो बात की जाती है, और ताकतवर लोगों से हम बात करने के तैयार हैं। क्या आप एज अ पीटीआई के तर्जुमान, अभी आप हमारी पीटीआई की तर्जुमानी करें हमारे प्रोग्राम में, तो क्या आप इस बात को कह रहे हैं, अभी भी पीटीआई का ये मौका है कि आप वो ताकतवर लोगों से यानी स्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, जिस पे आके आपकी बात खत्म हुई थी पॉलिटिकल लीडरशिप से? देखिए बेनजीर, मैं फोकल पर्सन तो पार्टी का नहीं हूं। मैंने एक वर्ड यूज की थी, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। बात यह है कि पॉलिटिकल, और मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल लोग हमेशा पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं। देखिए मेरे पास एज अ पॉलिटिकल पर्सन डंडा तो नहीं है, मेरे पास बंदूक तो नहीं है, मैंने तो गुफ्तगू ही करनी है। अब क्योंकि ये है एक मुसलमान हकीकत है, पाकिस्तान के 77 साल दौर में 30 साल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने रूल किया इसके अंदर, और बाकी सम अदर किसी ना किसी वाले से इन्वॉल्व रही हैं। तो आप उनको नेगेटिव करके और उसके बाद कहें जी हम सारे के सारे आपस में बैठ के, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद था 2006 का, कितना एग्जीक्यूट हो गया, कितना उस पर अमल कर दिया नवाज शरीफ साहब ने भी। और बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपका। ये थे पीटीआई रहनुमा अली बुखारी, जो हमें तफसीलन पीटीआई में जो टूट फूट हो रही है, बाकी मुज़ाकरात की जो बात चल रही है, 26 अरकान को मुअत्तल करने की बात हुई है, उसके बारे में हमें तफसीली बता रहे थे। मगर ये सब होगा ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने बात की थी कि अब बात हो जाएगी कुछ आलमी मामलात पे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। अब्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि अभी कुछ देर पहले आर्मी फील्ड मार्शल का एक बयान सामने आया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान की सालमियत पर जो भी ओछे हथकंडे, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, और जो भी ऐसा करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से वक्तन व वक्तन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की कुछ तफसीलात जो है वो सामने लाई जा रही हैं, और फिर मोदी सरकार अपने वही ओछे हथकंडे जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, और हर सतह पर जो है पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जहां तक भारत का ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है और फील्ड मार्शल साहब के बयान का, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है, और आज वो वहां एड्रेस कर रहे थे। और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है उसके इस टाइम पे जो कमांडेंट हैं वो हैं जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, जो साबिक डीजी ISPR रह चुके हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया के जो लोग हैं, अफसर, और जो कि अहम अफसर समझे जाते हैं, क्योंकि जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स होता है ये असल में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल की प्रमोशन के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि वो लोग जो कि बड़े अहम होते हैं गैर मुमालिक में, यूरोप समेत दीगर अरब ममालिक और इसी तरीके से जो इधर फार ईस्ट के ममालिक हैं, उनके लोग ये कोर्स करने आते हैं। और ये तकरीबन 1 साल का कोर्स होता है, इससे ज्यादा का भी होता है, और इसके अंदर इनको बाकायदा पढ़ाया जाता है। इससे आप अंदाजा कर सकती हैं कि ये कितनी अफादियत है कि वो जो उनके सामने बात होती है शवाहिद और सबूतों के साथ, वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो गूंजती है। अब ऐसी सूरत के अंदर जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर जब जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात करते हैं भारत के ओछे हथकंडों के हवाले से और बुनियानुम मरसूस और की कामयाबी और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी की, एक ऐसे वक्त में जब भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल राहुल सिंह, वो ये बयान दे रहे हैं कि जनाब हमें तो फेलियर का सामना करना पड़ा, हमारे S-400 मारे गए, हमारे जहाज मारे गए, हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई, हमें साइबर हमलों का जो है वो खतरा था, पाकिस्तान, चीन और जो मिल के जो है हमें जो है वो मार रहे थे। तो ये वो 3 ममालिक के हवाले से जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। फिर अगले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से 250 लोगों के जो पाकिस्तान के हाथों भारतीय जो फौज के
उनके 4 एयरफोर्स के पायलट्स का मारे जाने का एतराफ भारत की जानिब से करना, भारत तो ये कहता रहा कि ऐसा कोई हुआ ही कुछ भी नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो बड़ा जंग जीत गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, तो ये तो किल्ली वहां खुल गई। फिर अब भारत को अपने तकरीबन 250 लोगों को जो है मुख्तलिफ एजाजात के जरिए उनको नवाजा जा रहा है। ऐसे ही जिस तरीके से अभिनंदन को जहाज गिराने के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर सरेंडर होने के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर टी इज फैंटास्टिक कहने के ऊपर, आपको याद है कि उसको जो है जंगी कैदी बनने के ऊपर उसको जो है मेडल दे दिया गया था। तो ये मेरे ख्याल में बेशर्मों की भारत की पॉलिसी है। वो माजी में भी ऐसी बेशर्मी की बातें करते रहे हैं और अब भी उनकी बेहयाई और बेगैरती जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात बड़ी अहम है और वो ये है कि जनरल राहुल सिंह के बयान के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार जो है वो बात कर रही है, इससे पहले जनरल अनिल चौहान जो उनके कमांडर डिफेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने भी एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया था। फिर जो मॉन्डे अखबार है फ्रांस का सबसे बड़ा, वो भी ये कहता है कि राफेल गिर गए। उसके बाद आज भारत खुद इकरार कर रहा है कि उसके राफेल गिर गए, S-400 तबाह हो गए और इसी तरीके से उनके पायलट जो है वो 4 जो है वो मारे गए। तो फिर ये कहाँ मारे गए? बात तो ये है, उधमपुर के जिक्र किया, वो इसी तरीके से जो दीगर एयरपोर्ट्स का जिक्र। जी जी फरमाइए, आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ काफी तफसीली उन्होंने बात अपनी ये जो है वो जिक्र किया है। आप कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने काफी इसके ऊपर मुफस्सल अंदाज में गुफ्तगू की है। फिर उनके जो एक दिफाई अताशी थे, आपको याद होगा कि अभी उन्होंने हालिया इंडोनेशिया के अंदर बयान दिया कि उनके राफेल जेट जो है गिरे हैं और अगर हम ना रोकते तो हम तो बहुत आगे पहुंच जाते। ओ भाई, तुम्हें रोकने के लिए किसने मना किया था? तुम तो अंदर घुसे ही नहीं हो। तुम तो वो लोग थे जो बंदरगाह बना रहे थे लाहौर के अंदर के। जी लाहौर में पहली बंदरगाह मौजूद है, तो ये तो इनका आलम है। बहरहाल इससे हट के मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं उनके एजाज के अंदर जो इस्तकबालिया दिया गया, अमरीकी सदर की जानिब से एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर भी जो है पजीराई हासिल हुई। आपको याद है कि पाकिस्तानी वफूद से दुनिया मिलने आई, जबकि उसके बरक्स जो है भारतीय वफूद से लोगों ने मिलने से भी इनकार कर दिया। तो ये तो भारत की असलियत थी। दूसरी जानिब जो है वो दिफाई सतह के ऊपर पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन जो है वो पढ़ाई जा रही है। खुद CNN जो है वो इस बात का एतराफ कर रहा है। खुद जो इनके मुख्तलिफ अखबारात हैं, आपको पता है कि बरतानिया का बड़ा मशहूर द गार्डियन अखबार है, वो कहता है कि किंग ऑफ द स्काईज पाकिस्तान एयरफोर्स, यानी कि आसमानों के बादशाह जो हैं वो पाकिस्तान एयरफोर्स है। तो ये इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये चारों तरफ से पजीराई मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत आबी जारियत कर रहा है। ये जंगबंदी हुई है सफबंदी के लिए। ये असल में जो है ये मार्का अभी खत्म नहीं हुआ। भारत अपनी शरारत से बाहर नहीं आएगा। उसने अपना दिफाई बजट जो है वो $82 बिलियन से $87 बिलियन कर दिया है, और 87 कह रहा हूँ, $89 बिलियन कर दिया है। और ये इसका मतलब यह है कि वो अपनी शैतानियत से, अपनी जाहरियत से और अपनी जो दहशत गर्दाना रवैये हैं उनसे बाहर नहीं आएगा। आपने देखा जिस तरीके से फितनातुल हिंदुस्तान और फितनातुल खवारिज के जरिए वो BLA के जरिए पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इन्होंने इस टाइम पे एक सेल बना दिया है जिसका नाम है डिस्ट्रॉय सी पैक। डिस्ट्रॉय सी पैक का बजट जो है वो $1 बिलियन उन्होंने कर दिया है। वो दहशत गर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, वो TTP हो या वो चाहे BLA हो, चाहे वो दीगर दहशत गर्द ग्रुप हो, वो उनकी पुष्टपनाही करते हैं, उनको असला देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, अफगानिस्तान में उनके ठिकाने बना के रखे हैं। और आए दिन जो है वो नया एक दहशत गर्दी की कार्रवाई हमारे सामने आती है, जिसको हम बखूबी मेरे ख्याल में काउंटर भी करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 30 जो ऐसे लोग थे उनको जहन्नम वासिल किया है। तो ये भी मेरे ख्याल में कामयाबियां भी हैं। लेकिन क्योंकि एक जंग है, आप समझती हैं इस बात को कि जंग के अंदर जो है वो आपको नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं, इसमें फायदे भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो सूरत हाल है, पाकिस्तान को आबी जाहरियत का सामना है, और इसके लिए हमने बाकायदा जो नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी कौंसिल का इजलास हुआ उसके अंदर हमने बड़ा वाज़ेह बता दिया हुआ है कि जी ये एक आबी जाहरियत जो है एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाए। तो मेरा ख्याल है इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जंग बंदी नहीं बल्कि सफ बंदी हुई है।
जी, बड़ा अच्छा जुमला है आपका। और जो भी भारत कर ले, लेकिन जो हम आपने कहा कि बाखबर है और हम हमेशा तैयार रहेंगे, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अभी आपने बात की अफगानिस्तान की, तो एक ये भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि रूस ने अफगान तालिबान की हुकूमत को, या अफगान जो उनकी हुकूमत है पूरी, उनको जो है तस्लीम कर लिया गया है। और आप क्या समझते हैं इसके और मॉस्को में जो है झंडा लहरा दिया गया है तहरीक तालिबान का। अब आप क्या समझते हैं कि खत्ते पे और पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान से बड़ी भूल हो गई। पाकिस्तान को पहले तस्लीम कर लेना चाहिए था, लेकिन 2021 के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को फतह हुई और काबुल फॉल हुआ 15 अगस्त 2021 को, तो उसके बाद चीन ने पाकिस्तान को मौका दिया कि पाकिस्तान जो है एक मजबूत किरदार अदा करे और सफारती आदाब को मलूज़े खातिर रखते उन्होंने पाकिस्तान को मौका दिया कि हम तस्लीम कर लें, लेकिन हम अमेरिका के दबाव में थे। और नतीजा ये हुआ कि उस वक्त एक जो ओआईसी के कॉन्फ्रेंस भी हुई, आपको याद है, वज़राए खारजा की, वो मार्च गालिबन 18 मार्च या 19 मार्च 2022 को हुई। उससे पहले एक कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक हंगामी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई, और उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब जो थे वो लैतो लाल से काम लेते रहे और अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर भी गम गुस्सा पाया गया और फिर दहशतगर्द की कार्रवाइयां जो थी वो पाकिस्तान में पनपने लगी। फिर अमेरिका जो है वो अपना $10 बिलियन का असला जो था अफगानिस्तान में छोड़कर चलता बना। नतीजा यह हुआ कि वही असला दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल हो रहा है और पाकिस्तान को तकलीफ आ रही है। अब पाकिस्तान का ये काम था कि पाकिस्तान पहले तस्लीम करता है। इससे पहले आपको याद है कि सदर शी जिनपिंग को अफगान जो वहां के एक नुमाइंदे थे, जिनको सफीर ही कहा जा सकता है, उन्होंने अपनी असनाद पेश की, लेकिन चीन ने बराह रास्त उसको कबूल नहीं किया। लेकिन असनाद पेश करने का मतलब ही कबूलियत है। तो फिर सदर पुतिन ने मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव लिया है और ये लग ये रहा है कि दुनिया की जो सिफारती आदाब हैं उनको भी तब्दील किया जा रहा है और अमेरिका की हेजमनी को सदर पुतिन की जानिब से चैलेंज किया गया है और अफगानिस्तान को तस्लीम किया गया है। क्योंकि जाहिर है सदर पुतिन के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ, जो जिस तरीके से जो एलेक्सी डेडोव उनके साबिक सफीर, जो कि आप मेरे ख्याल में एक बड़ी अहम पोजीशन पे हैं, उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया। और इसी तरीके से जमीर काबुलोव जो कि उनके सदर पुतिन के जो थे वो पहले स्पेशल एनवॉय थे अफगानिस्तान के हवाले से, उनका बड़ा एक अहम किरदार है। मेरे ख्याल है इन तमाम बातों को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सफीर के लेवल तक अभी जो हालिया मुल्की जो वज़राए खारजा की मुलाकात हुई अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के अंदर, तो उसके अंदर हमने अपने सिफारत खाने जो है वो दोबारा बहाल करने की बात की और हमने कहा कि हम अब सफीर जो है वो तैनात करेंगे। पहले नाज़िमुल अमूर से काम चल रहा था। तो अब देखना यह है कि ये जो सफीर के लेवल के ऊपर जो बातचीत की गई है, अब मेरे ख्याल में इस मामले को एक किनारे लगाना चाहिए, पाकिस्तान को भी तस्लीम कर लेना चाहिए, क्योंकि खित्ते के अंदर तब्दीली आ रही है और जाहिर है रूस ने अगर ये तब्दील किया, अपना तस्लीम किया है अफगान तालिबान की हुकूमत को, तो इसका मतलब यह है कि चीन भी इसको ऑफिशियल जल्द अनाउंस कर देगा। ये ना हो कि पाकिस्तान ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के दरमियान में जो है वो मेरे ख्याल में ख्वार होता रहे। बेहतर यह है कि पाकिस्तान अपने मफाद के अंदर खारजा पॉलिसी का तयन करे। बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रम्प हमने देखा है कि ट्रम्प गवर्नमेंट जो सदर ट्रम्प जो है वो बार बार अब्दुल्ला साहब ये दावा कर रहे हैं कि हमने ईरानी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया और ईरान जो है वो कोई 5-6 साल पीछे चला गया है अपनी इस तमाम तर जो हमले हुए हैं। क्या आप दुरुस्त समझते हैं सदर ट्रम्प की इस बात को? देखिए, सदर ट्रम्प साहब की जो बातें हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि क्या अगले दिन ही अमेरिका जो सेंट्रल कमांड है और जो उनकी तुलसी गैबर्ड है इंटेलिजेंस चीफ, उनके और सदर ट्रम्प के बयानात के अंदर बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। खुद जो है अमेरिका ये बात तस्लीम कर रहा है कि नेतन्स के अंदर और इस्फहान के अंदर और इसी तरीके से फर्दों के ऊपर हमला करना जो था वो ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ और IAEA के
मुताबिक कोई ताबकारी वहां नहीं फैली। इसका मतलब यह है कि वहां कोई न्यूक्लियर के हवाले से कोई चीज मौजूद नहीं थी। और फिर 400 पर जो किलोग्राम 60% अफसरदा यूरेनियम है वो भी वहां जो है वो मौजूद नहीं था। तो इससे तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि उनकी एटमी तनसीबात को नहीं नुकसान हुआ। लेकिन अहम बात यह है कि अमेरिका ये भी कह रहा है कि एक ऐसी भी तनसीब थी, जो एक ऐसा भी मरकज था, एटमी प्लांट था, जिसके ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया क्योंकि वो जमीन की बहुत गहराई के अंदर मौजूद है। इससे क्या मतलब निकलता है? तो फिर इससे क्या वो 5-7 साल पीछे या 10 साल या 50 साल पीछे चले गए, या वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं? फिर दूसरी बात यह है कि ये जंगबंदी जो है वो तब हुई थी जब अमेरिकी अड्डे के ऊपर कतर के अंदर हमला हुआ था। तो उसके बाद जंगबंदी हुई थी ना। तो फिर जंग कौन जीता, ये तो फिर आपको खुद ही समझ है कि जंग तो ईरान जीता ना। इसी वजह से ईरान जश्न मना रहा है। और हार इसके अंदर फलस्तीन जो इसराइल और जो इनकी अमेरिका की बराह रास्त हुई है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ नित नई बातें आ रही हैं और मैं ये समझता हूं कि ये जो क्लेम कर रहे हैं कि जी बहुत नुकसान हुआ, मेरा ख्याल है कि ये इसके हकीकत इसके कुछ बरअक्स है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका कि आपने हमें इतना तफसीली जो है वो आलमी सतह के मामलात पे हमसे गुफ्तगू की। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों को बहुत ज्यादा रखिएगा। खैर।